वेलकम बैक। नमस्कार। मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का राजकीय महाविद्यालय बारा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम इंडियन मानसून के मैकेनिज़्म को समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने भारतीय मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना को समझ लिया था। आज हम गतिक संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए और भी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। हमने तापीय संकल्पना को ठीक ढंग से समझने का प्रयास किया था और उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति जो है मूलतः तापीय स्थल और जल के अलग अलग तापन के दर के कारण होता है। हमने देखा था, क्योंकि हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लेते हुए चलें तो हमने देखा था कि अत्यधिक यहाँ से कर्क रेखा हमारे भारत से निकल रही है। अत्यधिक गर्मी जब पड़ती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो हमने देखा था कि भारत पाकिस्तान के पेशावर और बेकाल झील के आसपास एक हाई प्रेशर का क्षेत्र डेवलप हो जाता है। क्षमा करें, लो प्रेशर का एक पूरा की पूरा एक क्षेत्र डेवलप हो जाता है, जबकि हिंद महासागर पर इस समय हाई प्रेशर होता है। और हवाओं का एक स्वभाव होता है कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं और ये निम्न दाब अत्यधिक तीव्र होता है। गर्मी अत्यधिक होती है, तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण जितना अधिक तापमान हो जाता है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव निम्न हो जाता है और हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ये जो हवाएं हैं सागर के ऊपर से आ रही हैं तो अपने साथ नमी लेकर के आती हैं और यही हवाएं जब नमी लेकर के आती हैं तो विभिन्न स्थानों पर वर्षा कर देती हैं। तो ये हमने तापीय मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना जो थी हमने देखी। हमने ये भी समझा कि कोई भी संकल्पना, स्पेशली मानसून जैसा जो जलवायु तंत्र है, वो इतना आसान नहीं हो सकता। हमने इसकी कमियों को भी समझा, हमने इसके प्रभावों को भी देखा, लेकिन ये बहुत शुरुआती संकल्पना थी। वर्तमान में इसको कोई खासी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, जिसको आगे भी इसमें जो कुछ बातें कही हैं उनका अपना इम्पोर्टेंस है, जो आगे के सिद्धांत में भी हम देखेंगे। तो आज हम मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना। इस सिद्धांत को हम पछुआ पवन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पछुआ पवन सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, क्षमा करें। मूलतः इसका जो नाम है वो गतिक मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना, और इसका जो प्रतिपादन किया था या इसके बारे में जो बताया था हमें, वो फ्लोन महोदय ने बताया। बहुत बड़े जलवायुविद हैं, जलवायु विज्ञान में इनका अपना नाम है। फ्लोन महोदय ने मानसून उत्पत्ति की गतिक संकल्पना के बारे में हमें बताया और इन्होंने मानसून की उत्पत्ति की जो महत्वपूर्ण वजह बताई वो ITCZ को लेकर के इन्होंने बताया। ITCZ क्या है? वास्तविकता में विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं, या डोल्ड्रम पेटी में जो पवनें चलती हैं ITCZ, उसके बारे में बताया। ITCZ क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। अभिसरण क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। I फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। तो हम जहाँ जहाँ इस ITCZ टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समझ जाना है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा अभी, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो हम ITCZ को समझने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पर पृथ्वी और उस पर जो पवनों की गतियाँ हैं उससे संबंधित एक चित्र आपको नज़र आ रहा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता चलूँ
कि ये हमारी पृथ्वी में, ये आप देख रहे हैं मध्य में जो बिल्कुल है, ये रेखा जो हमारी आपको दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा है। पृथ्वी पर हम देखते हैं कि मूलतः हम जो डिवाइड करते हैं पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधों में डिवाइड कर देते हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है हमारा, ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंध। और दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 60 तक, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 60 तक, यानी कि ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ और ये वाला जो रीजन है यहाँ, ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। और दोनों गोलार्धों में 60 से लेकर के 90 तक, इधर भी और इधर दोनों गोलार्धों में, ये है हमारे शीत कटिबंध। हवाओं का प्रारूप जब हम कभी किसी और टॉपिक को समझेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो, कि पवनों की स्थिति क्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की। यहाँ जो आप भूमध्य रेखा देख रहे हैं, भूमध्य रेखा पर एक शांत पेटी पाई जाती है पवनों की, जिसे डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम के 3 क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं स्पष्ट रूप से। इस पूरे क्षेत्र में भूमध्य रेखा के जो नज़दीक वाला क्षेत्र है, चूँकि वर्ष भर सूरज यहाँ सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर पवनों की स्थिति आप देख रहे हैं कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर बेल्ट के रूप में है। जबकि यहाँ मैं आपको एक मैप और दिखाना चाहूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम डोलड्रम की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है हमारा विश्व का मैप, जहाँ हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा को ठीक से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम विषुवत रेखीय डोलड्रम के क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी भूमध्य रेखा की स्थिति, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये है हमारी भूमध्य रेखा। और ये आपको 2 अलग अलग, एक गहरे रंग की, एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। यूं तो डोलड्रम की जो स्थिति है 5 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर के लगभग और यहाँ तक का जो पूरा ये रीजन है, ये हम शांत मेखला के रूप में लेकर के चलते हैं। डोलड्रम की मेखला के रूप में इसको हम मानते हैं। ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसमें होता क्या है, सूरज के ताप के समय यहाँ पर, क्योंकि सूरज सीधा चमकता है, तो संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। पवनें यहाँ पर दोनों गोलार्धों से आती हैं, इधर से और इधर से, और ऊपर उठती हैं। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है और दोपहर के बाद यहाँ वर्षा होती है। ये यहाँ रोज का क्रम है। लेकिन डोलड्रम का जो क्षेत्र है वो ऐसा ही रहता है वर्ष भर, ऐसा नहीं है। इसकी जो स्थिति है, एक तो हम देते हैं कि एक्चुअल क्या है, सिचुएशन एक्चुअल क्या है यहाँ पे, तो ये तो हो गई हमारी एक व्यवहारिक स्थिति, एक स्थिति जो है व्यवहारिक। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, जैसे जैसे सूरज उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो डोलड्रम की मेखला भी सूरज की स्थिति के साथ साथ या तो ऊपर चली जाती है या नीचे आ जाती है। तो ये जो चित्र है आपको यही बताने का प्रयास कर रहा है, ताकि अब आपको ठीक से समझ में आ जाए। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ आपको 2 अलग अलग रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो गहरे रंग की है, और एक आपको दिखाई दे रही है ये वाली। जब सूरज की स्थिति उत्तरायण होती है, वैसे तो हमने देखा है कि ये जो रीजन होना चाहिए ये डोलड्रम का क्षेत्र होना चाहिए, और इसी डोलड्रम को फ्लोन महोदय ने क्या कहा था, विषुवतीय पछुआ पवन, विषुवतीय पछुआ पवन के नाम से इनको संबोधित किया। जब सूरज की स्थिति उत्तरायण होती है, यहाँ से हमारे कर्क रेखा की स्थिति है। जब सूरज हमारे कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय यानी कि सूरज की जो स्थिति है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है।
तो डोलड्रम का जो क्षेत्र है सूरज के साथ ऊपर मूव कर गया है, और आप देखेंगे कि ये जो गहरे रंग की पट्टी आप देख रहे हैं ये दिखाती है हमारे सूरज के साथ जो डोलड्रम शिफ्ट हुआ है उसकी स्थिति को। और आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। और इस पूरे क्षेत्र में जनरली जो हवाएं होती हैं पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। विषुवत-रेखीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, क्षमा करना, हवाओं की जो स्थिति होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। लेकिन जब इसी ITCZ का विस्तार भूमध्य रेखा से ऊपर जब कर्क रेखा तक हो जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कर्क रेखा की स्थिति है, तो कर्क रेखा से ऊपर तक जब हो जाता है तो कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस, GG कोरियालिस नाम के वैज्ञानिक थे, उस बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। GG कोरियालिस नाम के एक भूगोलविद हुए। GG कोरियालिस ने बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और इसके घूर्णन के कारण क्या होता है, एक बल क्रिएट होता है, एक बल की उत्पत्ति होती है। ये बल क्या करता है कि हवाओं की जो गतियाँ होती है उसमें परिवर्तन ला देता है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो ये कोरियालिस महोदय क्या कहते हैं कि जब भी इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल पैदा हो रहा है वो हवाओं की जो गतियां हैं या हवाओं की गति की जो दिशा है उसमें परिवर्तन ला देता है। और वो परिवर्तन किस प्रकार का होता है कि यदि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बह रही हैं, अगर हवाओं की गति इस तरीके से है तो अपने पथ के दाईं ओर मुड़ जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं, अगर हवाओं की गति इस तरीके से है तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। क्या कहते हैं कोरियालिस महोदय कि हवाओं के पथ जो है वो परिवर्तित हो जाता है पृथ्वी की घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है, और इसी बल को कोरियालिस फोर्स कहते हैं। कोरियालिस, GG कोरियालिस के नाम पर वो कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने पथ के, एक्चुअल स्थिति ये है, लेकिन पृथ्वी पर जो घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है उसके कारण की गति किस प्रकार हो जाएगी, इस तरीके से। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति ये है और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने वास्तविक पथ के दाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो ये आप समझ लें। अब आइए हम वापस चलते हैं वहाँ पर। तो हम कह रहे हैं वास्तविक स्थिति में साधारण परिस्थितियों में जब डोलड्रम भूमध्य रेखा के क्षेत्र की बात करें तो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन इन्हीं पवनों की स्थिति जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं ट्रेड विंड्स, तो ये क्या होंगी, यहाँ पर इनकी गति जो होगी वो इस तरीके से होगी कुछ गति, यानी कि इनकी जो गतियाँ हैं वो दक्षिणी पश्चिमी हो जाएंगी, और यही हवाएं मानसून के रूप में भारत पर आकर कर प्रभावित होती हैं। जब सूरज की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है, आप देखेंगे यहाँ पर सूरज की जो स्थिति है जब दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, तो जो ITCZ है वो सूरज के साथ नीचे की ओर खिसक जाता है। ये कब की स्थितियाँ हैं, अभी हमारे वर्तमान समय में जब सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है, और अब उसके साथ जो ITCZ की मेखला है या डोलड्रम की जो मेखला है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गई है। इसीलिए अब जो विषुवतीय पछुआ पवनों का विस्तार आप देख रहे हैं, जो हमारी पहले की स्थिति थी वो थी हमारे यहाँ गर्मियों की स्थिति, और अब की जो स्थिति आप देख रहे हैं अब की स्थिति ये हमारी सर्दियों की स्थिति, जब सूरज दक्षिणायन हो चुका है और ये पूरा क्षेत्र जो डोलड्रम का था सूरज के साथ नीचे की ओर शिफ्ट हो चुका है, और अब इन एरियाज़ में बारिश हो रही है। डोलड्रम के विस्तार को लेकर के अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में इसके मुख्यतः 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा सा हम उनको भी समझ लें।
ये हमारे सामने एक छोटा सा मैप है दुनिया का, जो आपको डोलड्रम के क्षेत्र दिखाता है। पहला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, और पूर्वी अफ्रीका से लेकर के इसको कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद पैसिफिक रीजन, जो इसका डोलड्रम का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ इसका विस्तार मूल रूप में पाया जाता है। इसे कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो जो आप ये काला रीजन देख रहे हैं पूरे हिंद महासागर में, और पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहाँ तक का जो रीजन है वो इसके अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा जो पश्चिमी अफ्रीका का है, ये वाला आप देख रहे हो, पश्चिमी अफ्रीका का ये वाला जो रीजन है ये भी डोलड्रम की मेखला के अंतर्गत आता है। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच वाला रीजन है ये भी डोलड्रम की मेखला के अंतर्गत आता है। तो 3 क्षेत्र हैं इसमें, हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिमी या पूर्वी अफ्रीकी तट जो है, पश्चिमी अफ्रीकी तट क्षमा करें, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच वाला जो रीजन है ये 3 डोलड्रम के क्षेत्र हमको देखने को पृथ्वी पर मिलते हैं। अब फ्लोन महोदय के सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें तो फ्लोन महोदय ने भी जो हमारा तापीय सिद्धांत था, थर्मल थ्योरी जो थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत में शामिल अवश्य किया है। आइए उसको थोड़ा देख लें। तो हम कह रहे थे कि तापीय संकल्पना को इन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं ना कहीं शामिल अवश्य किया है। तो आइए उसका प्रारूप थोड़ा सा देख लेते हैं। हम थोड़ा सा भारत का मैप बना करके इसको डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपकी समझ में ये चीज़ें आसानी से आ जाए। हम पिछले चित्र में देख चुके हैं कि ITCZ का जो विस्तार था वो यहाँ तक इस तरीके से हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप रीजन पर हो चुका है। आइए एक बार मैं आपको फिर से पुनः बता देता। आप देखेंगे कि जब सूरज की स्थिति उत्तरायण है, यानी कि जो गहरी काली लाइन देख रहे हैं, तो आप ये देखते हुए चलिए कि ये जो पूरी भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी कि यहाँ जो स्थिति आप देख रहे हैं वो हिमालय के ऊपर तक ITCZ का विस्तार हो चुका है। जब इसकी स्थिति उत्तरायण होती है तो हम इसको कहते हैं NITC, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इसीलिए कहते हैं कि डोलड्रम की जो मेखला है सूरज की स्थिति के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है। सूरज उत्तरायण है तो उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिसे हम NITC कहते हैं। और जब सूरज दक्षिणायन है तो ये जो आप लाल रंग के थ्रू आप लाइनें देख रहे हो डॉटेड पूरी, इसे हम कहते हैं SITC, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो ये स्थितियां बदलती रहती हैं। तो यहाँ जो वास्तविकता में अभी जो स्थिति है NITC की, वो हमारे हिमालय के इस तरीके से है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं अत्यधिक गर्मियाँ पड़ रही हैं। ये हमारा पूरा एरिया रेगिस्तान का है, और जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार यहाँ पाकिस्तान में भी है। तो इस पूरे रीजन में रेत है, और अत्यधिक गर्मी की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर हमारे राजस्थान में यहाँ हो जाता है, 50 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं। तो एक बेहतरीन या बहुत बड़ा एक डिप्रेस्ड लो प्रेशर बन जाता है यहाँ पे। और इसमें जो हवाएं चलने वाली हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, एक तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कोरियालिस बल के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और अब जब इस पूरे रीजन में लो प्रेशर डेवलप हो गया है तो हवाएं जो इस रीजन में बह रही हैं वो क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी तुलनात्मक रूप से। और इस तरीके से हवाओं का जो क्रम होगा वो लो प्रेशर की ओर होगा। और ये जो हवाएं हैं, यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं लो प्रेशर है, डोलड्रम या NITC का विस्तार इस तरीके से है। तो हवाएं तो इस पूरे रीजन में हैं ही, लेकिन इस हवाओं के बहने की जो गति है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बहुत हाई। और लो प्रेशर के कारण क्या है, हवाएं झपटती है इस पूरी रीजन पर। जो ट्रेड विंड्स
भूमध्य रेखा को पार करके आ रही हैं, वो भूमध्य रेखा को पार करते ही अपनी दिशा में परिवर्तन करके, और उनकी दिशा क्या हो जाती है इस तरीके से, ये दक्षिण पश्चिमी। और यही दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं, यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के नाम से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानी जाती हैं। तो ये स्थितियाँ गतिक संकल्पना के अंतर्गत हमको देखने को मिलती हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के कारण होता क्या है कि हमारे पूरे भारत में बारिश होती है। अब हम बात कर लेते हैं मानसूनोत्तर स्थिति की। जब मानसून भारत से लौट जाता है तो हम देखते हैं कि NITC या ITC खिसक करके नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये तो है हमारे सर्दियों की स्थिति जब NITC हमारे भारत के ऊपर से है। लेकिन जब सर्दियों की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति जब आती है, तो सूरज हमारा नीचे इस वाले रीजन में चमक रहा है, तो उसके साथ साथ जो ITC रीजन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ITCZ, वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। और अब आप देखेंगे कि हमारे भारत के ऊपर ITC की स्थिति नहीं है, ITCZ की। अब ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसके कारण क्या है, हमारे पूरे भारत पर पुनः व्यापारिक हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जिनकी गति और जिनकी जो दिशा होती है वो उत्तरी पूर्वी होती है, इस तरीके से। जब NITC की स्थिति या ITCZ की स्थिति भूमध्य रेखा के नीचे की ओर हो जाती है, तो हमारे भारत पर पुनः व्यापारिक हवाओं का कब्जा हो जाता है। और इन व्यापारिक हवाओं की जो गति होती है या दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। और ये जो हवाएं होती है पूरे के पूरे स्थलीय क्षेत्र से आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे भारत में जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है, क्योंकि इन हवाओं के पास नमी होती नहीं है। तो इसके कारण हमारे सर्दियों के दिनों में वर्षा होती नहीं है। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि हमारा जो तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु हमारे बिल्कुल बॉटम में है, तो यहाँ से जो कुछ हवाएं आती हैं, बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी लेकर के आती हैं। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है हमारा जहाँ पर सर्दियों के दिनों में भी वर्षा होती है लौटते मानसून से। इन हवाओं को हम लौटते मानसून कहते हैं। और जो थोड़ा बहुत इन हवाओं में जो पानी शेष रह जाता है, जब ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जब ऊपर की ओर चली थी, तो लौटते समय जब जो ITCZ नीचे चला गया है, जब ये हवाएं लौटेंगी तो इनमें जो थोड़ा बहुत बारिश बची रह जाती, थोड़ी बहुत नमी बची रह जाती है, तो यत्र तत्र के किसी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश लौटते मानसून से हो जाती है। तो ये मानसून की गतिक संकल्पना थी जिसको हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा बोर्ड पे डिस्क्राइब कर दूंगा इस वीडियो को, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया भी है बिल्कुल या नहीं आया, या कुछ और आपकी परेशानी हो। अगले वीडियो में हम भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। थैंक्स।